हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। क्लास 8th साइंस में आज का जो चैप्टर है हम पढ़ने जा रहे हैं कंबशन एंड फ्लेम, यानी कि दहन और ज्वाला। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था। काफी नई नई चीजें हमने यहाँ पर चैप्टर में पढ़ी थी, काफी नई नई चीजों के बारे में जाना था। उन्हें एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, उनको एक रिवाइज करके हम जो है आगे अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने दहन के बारे में पढ़ा था कि दहन कैसी प्रोसेस है, कैसी प्रक्रिया है। एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि केमिकल प्रोसेस है ना। रासायनिक प्रक्रिया ही तो है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक, बाकी ये इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने पहली लाइन में पढ़ा कि रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ, अब ऑक्सीजन के साथ ही क्यों ऑक्सीजन के साथ क्यों और कैसे, तो ये हमने यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट से जाना था कि ऑक्सीजन क्या करती है, बर्निंग की प्रक्रिया में, या हम कहें कि दहन की प्रक्रिया में क्या करती है, समर्थन करती है, बर्निंग को सपोर्ट करती है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या होती है, बर्निंग की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य होती है, नेसेसरी होती है। बिना ऑक्सीजन के बर्निंग की प्रक्रिया कभी भी नहीं होती। ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है बच्चों। चलिए, बर्निंग के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देख लिए थे, जैसे कि हवा में सल्फर का जलना या हाइड्रोजन का विस्फोट, मोमबत्ती का जलना, तो ये सभी क्या है, दहन के एग्जाम्पल्स हैं। फिर दहनशील पदार्थ, गैर दहनशील पदार्थ हमने पढ़ा था अच्छे से। चलिए बच्चों, तो हम दहन के लिए आवश्यक शर्तें जो थी वो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। हमने 3 शर्तों के बारे में पढ़ा था, जिसमें ईंधन तो होगा ही, अगर ईंधन ही नहीं होगा तो दहन कैसे होगा। वायु भी जरूरी है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या है, इंपॉर्टेंट है बर्निंग की प्रक्रिया के लिए, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ही। तीसरी चीज जो है प्रज्वलन तापमान, यानी कि इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा था। एक बार इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। अब इग्निशन टेम्परेचर यानी कि वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ क्या करता है, कोई भी दहनशील पदार्थ हो वो क्या करता है, आग पकड़ता है। जैसे कि हम बात करें मिट्टी का तेल या लकड़ी, तो प्रज्वलन तापमान किसका कम है, मिट्टी के तेल का प्रज्वलन तापमान कम है, इसीलिए वो जल्दी आग पकड़ता है। जबकि लकड़ी का प्रज्वलन तापमान क्या है, ज्यादा है, इसीलिए वो देर में आग पकड़ती है। ठीक, अगर हम बात करें इस कपड़े की और इस मार्कर की, तो इन दोनों में से प्रज्वलन तापमान जो है कम किसका है, कम इस कपड़े का होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इसके मुकाबले जल्दी आग पकड़ लेगा। ठीक, और ये जो मार्कर है इसका प्रज्वलन तापमान ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, देर में आग पकड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इससे कंपेयर इसको कर रहे हैं, तो प्रज्वलन तापमान के बारे में हमने पढ़ लिया था। वो तापमान या वो न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जो है या कोई भी दहनशील पदार्थ जो है आग पकड़ता है। ठीक, तो ये तापमान किसी पदार्थों का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का बहुत ज्यादा कम होता है, किसी का बहुत ज्यादा ही ज्यादा होता है। ठीक, इनमें से अगर किसी भी एक स्थिति को हटा दिया जाए तो आग नहीं जलती बच्चों। फिर हमने आग पर नियंत्रण के बारे में पढ़ा था कि आग पर जो है नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो हमने यहाँ पर 3 चीजें पढ़ी कि या तो देखो कोई ऐसी वस्तुओं में अगर आग लगी है जो कागज, कपड़े, इन चीजों से बनी है, लकड़ी से बनी हुई है, तो उन पर जो है हम जल द्वारा उसे बुझा सकते हैं, पानी डाल करके उस आग को बुझाया जा सकता है, नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन तेल या विद्युत उपकरणों में अगर आग लग जाए, तेल, पेट्रोल, विद्युत उपकरणों में अगर आग लग जाए, तो उन पर हम पानी से आग नहीं बुझा सकते, क्योंकि पानी डालने से क्या होगा, वो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, दूसरा तेल या पेट्रोल जो है वो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, उनका घनत्व कम होता है, इसीलिए वो क्या करेंगे, पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, लेकिन आग नहीं बुझेगी। ठीक है बच्चों, तो इनकी आग बुझाने के लिए है ना, जब इन पदार्थों द्वारा आग लगती है तो उन पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक हम लेते हैं, जिसकी मदद से हम आग बुझा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि पानी द्वारा आग बुझाई जा रही है, लेकिन कौन सी आग बुझा सकते हैं, सिर्फ जो लकड़ी या कागज
कपड़े, कपड़ा। तो इन चीजों से जो आग लग रही है, इन चीजों द्वारा जो आग लग रही है, फैल रही है, तो उसको तो हम पानी से क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन तेल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों से या बिजली के उपकरणों से, जब भी हमारे विद्युत उपकरण होते हैं, इनसे जो आग लगती है, ठीक है, इनसे जो भी क्या होती है, आग लगती है, उसे कैसे किया जाता है, शांत, या कैसे उसे जो है नियंत्रित किया जाता है, अच्छा अग्निशामक की मदद से। वो अच्छा अग्निशामक क्या है, जैसे कि हम कह रहे थे फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसकी मदद से हम आग बुझा सकते हैं। कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो हमने क्या डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब कोई भी पदार्थ, हम मान रहे किसी भी बिजली के उपकरण में या किसी भी चीज में क्या है, आग लगी है, भीषण आग लगी है, ठीक है बच्चों, क्या है, आग लगी है, ठीक। अब हम इसमें पानी डालते हैं तो आग नहीं बुझती, ठीक है, आग नहीं बुझेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्प्रे करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसको चारों तरफ से क्या कर लेगी, घेर लेगी, इस तरीके से पूरा क्या कर लेगी, इसको कंबल की तरह पूरा लपेट लेगी, ठीक है, कंबल की तरह पूरा लपेट लेगी। अब जब इसने कंबल की तरह पूरा इसको लपेट लिया, ठीक है बच्चों, इस तरीके से लपेट लिया, तो ये आग जो जल रही थी किसकी मदद से जल रही थी, ऑक्सीजन की मदद से, है ना। ऑक्सीजन यहाँ पर आ रही थी, ईंधन के साथ मिल रही थी अच्छे से, अब बिल्कुल आग जल रही थी, ठीक है। लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इसके चारों ओर, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड इस फायर एक्सटिंग्विशर से, अग्निशामक से स्प्रे किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने इसके चारों ओर क्या कर दी, एक लेयर बना दी, एक परत बना दी, या हम कहें कंबल की तरह इसे ढक दिया। तो अब जब ये कंबल की तरह ढक गई, तो कंटिन्यूस सप्लाई थी, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई थी इधर उधर से, इन्वायरमेंट जो भी क्या मिल रही थी, इसे ऑक्सीजन मिल रही थी। अब वो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। अब ऑक्सीजन यहाँ क्या होगी, जा नहीं पाएगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो आप आग जो है अपने आप धीरे धीरे बुझ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार जो है CO2 की मदद से हम आग को बुझाते हैं। चलो, तो ये बात तो हो गई यहाँ पर क्लियर। अब एक और पॉइंट है यहाँ पर कि अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भरी कैसे जाती है, जो फायर एक्सटिंग्विशर था इसमें भरी कैसे जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दबाव पर यानी कि प्रेशर क्या करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पर संग्रहित किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायन आग के पास कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पाद करते हैं। चलो बच्चों, ठीक, तो क्या करते हैं, उच्च दबाव पर उसे क्या करते हैं, संग्रहित करके उन्हें भरा जाता है, ठीक। चलो, तो यहाँ पर तो बात हो गई। अब बात करते हैं ज्योति के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में बात करी, दहन के बारे में बात करी, ठीक है, कि दहन क्या होता है, किस पदार्थों को दहन पदार्थ कहा जाता है, दहनशील पदार्थ कहा जाता है। फिर कुछ गैर दहनशील पदार्थ होते हैं, कुछ दहनशील पदार्थ होते हैं। दहन के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती है, दहन के उत्पाद क्या होते हैं, दहन के प्रकार क्या होते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम दहन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ज्योति यानी कि ज्वाला के बारे में। ज्योति कहें या हम इसे कहें ज्वाला, ठीक। ज्वाला प्रज्वलित गैस का एक गर्म चमकता हुआ पिंड है, जो तब उत्पन्न होता है जब किसी चीज में आग लगती है। जैसे हम कह रहे हैं कोई कैंडल है, ऐसे कैंडल में क्या हमें ज्वाला दिख रही नहीं, जब ये जलेगी तब हमें क्या दिखता है, इस प्रकार से क्या दिखती है, ज्वाला दिखती है, ठीक है बच्चों। तो ज्वाला है क्या, चमकता, एक गर्म चमकता हुआ पिंड है, जो तब उत्पन्न होता है, क्या है, गर्म चमकता हुआ पिंड है, जो तब उत्पन्न होता है जब किसी चीज में आग लग जाती है, ठीक। कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ पदार्थ जो है वो तो ज्वाला से जलते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जलते। कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं, कुछ पदार्थ ज्वाला से नहीं जलते। जैसे कि हमने यहाँ पर एक कैंडल बनाई, ये मोमबत्ती बनाई, तो मोमबत्ती में हम क्या देख पा रहे हैं कि ज्वाला से जल रही है,
ठीक है, जब जल रही है तो ज्वाला दिख रही है। लेकिन अगर बात करें हम कोयले की, कोयला जब जलता है तो क्या उसमें किसी भी प्रकार का ज्वाला हमें दिखती है? ज्वाला उसमें नहीं दिखती। भले ही उसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश उसमें दिखता है, लेकिन ज्वाला नहीं दिखती। यहाँ एक सामान्य अवलोकन पर आधारित तालिका दी गई है, तो तालिका हम देख लेते हैं। जैसे मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती ज्वाला बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, हम हमारे पास एक तालिका है, यानी कि एक टेबल है जहां पर कुछ सामग्री लिखी हुई है। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कि कौन ज्वाला बनाता है, कौन ज्वाला नहीं बनाता। अब हम कह रहे हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो यह ज्वाला नहीं बनाता। ठीक है, अगर हम कपूर को जलाते हैं तो ज्वाला बनती है, आप जानते हैं। कैरोसिन स्टोव, यानी कि जो मिट्टी के तेल को जब हम जलाते हैं स्टोव में तो ज्वाला बनता है, तभी तो हम खाना पकाते हैं उसमें। ठीक है, लकड़ी का कोयला ज्वाला बनाता है। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी तो ज्वाला बनाती है, लेकिन कोयले की बात करें, कोयला ज्वाला नहीं बनाता बच्चों। ठीक, अब चलो ज्वाला की संरचना कैसे होती है। तो इस प्रकार हम देख तो पा रहे है तो क्या पूरी ज्वाला ही है, लेकिन इसके भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, हॉटेस्ट पार्ट, यानी कि सबसे गर्म भाग हम इसे कह सकते हैं। ठीक, ये मॉडरेटली हॉट है, ये ज्यादा गर्म नहीं है लेकिन मॉडरेटली हॉट है, और ये सबसे कम गर्म वाला भाग होता है। ये क्या है, वैक्स कैंडल यानी कि मोमबत्ती। अब बच्चों ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स। सबसे इनर मोस्ट जोन है, सबसे अंदर का जोन है। ठीक, यह है मिडल जोन, यानी कि बीच का पार्ट, और इसका रंग कैसा होता है, येलो होता है। जबकि ये जो सबसे अंदर का पार्ट होता है इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक होता है। आप नॉर्मली अपने घर में एक कैंडल लीजिए, उसको जलाइए, आप ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप ये अवलोकन कर पाएंगे कि जो अंदर का जो पार्ट दिखेगा ना, ये कैसा दिखेगा आपको, सबसे अंदर की तरफ दिखेगा। और यहाँ पर क्या दिखेंगे आपको, मोम के जो कुछ वेपर्स होंगे ना, वो कैसे दिखेंगे, अनबर्न्ड दिखेंगे, जले हुए नहीं होंगे पूरी तरीके से। और इसका रंग कैसा होगा, काले रंग का होगा। फिर आपको थोड़ा आप इधर की तरफ देखेंगे तो आपको मिडिल जोन दिखाई देगी। ठीक, इसका रंग कैसे होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, यहाँ पर भी जो है दहन पूरी तरीके से नहीं हुआ होगा। फिर आप बाहर की तरफ देखेंगे, ये क्या है, आउटर जोन, जो कि क्या है, सबसे गर्म भाग भी है। ये आउटर जोन क्या है, सबसे गर्म भाग भी है। ये क्या है, यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, और इसका रंग कैसा होता है बच्चों, नीला रंग होता है, यानी कि ब्लू कलर ये होता है। तो ये जो कैंडल का जो भी संरचना का डायग्राम है, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। फिर आगे हम इसको पढ़ेंगे और डिटेल में। चलो बच्चों, तो ये हॉटेस्ट पार्ट यानी कि सबसे गर्म भाग, ये वाला मॉडरेटली हॉट है, यानी कि कम गर्म भाग। ये वाला लीस्ट हॉट, यानी कि सबसे कम गर्म भाग। ठीक, तो ये तो मोमबत्ती है। ठीक है, हम कहें ये क्या है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन, यानी कि पूर्ण दहन का बाहरी भाग। ठीक है, यहाँ पर पूर्ण दहन भी हो रहा है और बाहरी भाग है, और रंग क्या है इसका, नीला रंग है। ये मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, यानी कि आंशिक दहन का मिडिल, है ना, आंशिक दहन हो रहा है यहाँ पर, और मिडिल जोन है, इसका रंग कैसा है, पीला। और बिना जली मोमबत्ती का सबसे बाहरी हिस्सा, सबसे अंदरूनी हिस्सा, सॉरी, इसका रंग क्या है, काला। ठीक है बच्चों, तो चलो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, ये तो आप समझ भी गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो उन्हीं पार्ट को जो हमने पीछे हिस्से पढ़े हैं ना, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे बाहरी क्षेत्र, हमने क्या देखा, सबसे बाहरी क्षेत्र कैसे रंग का है, नीले रंग का होता है, और यह ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है। यही चीज तो हमने यहाँ पर पढ़ी, देखो क्या पढ़ी हमने, नीले रंग का होता है और सबसे कम गर्म, सबसे गर्म वाला भाग ये होता है बच्चों। ठीक,
यही हमने यहाँ पर पढ़ा। यह क्षेत्र में भी जहाँ पूर्ण दहन, यह वह क्षेत्र है जहाँ क्या होता है, पूर्ण दहन होता है। हमने यही बात पढ़ी थी कि कंप्लीट कंबशन यानी कि पूर्ण दहन होता है, नीले रंग का होता है ये, और गर्म हिस्सा होता है। ये 3 पॉइंट आपको इसके याद रखने। अब मध्य क्षेत्र क्या होता है, रंग क्या होता है, पीले रंग का होता है, मध्यम गर्म होता है, ठीक है, न ज्यादा न कम। और इस क्षेत्र में आंशिक दहन होता है, यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, आंशिक दहन होता है। यहाँ पर पूर्ण दहन तो यहाँ पर आंशिक दहन। अब जो सबसे भीतरी क्षेत्र है ये काले रंग का होता है और कम गर्म होता है, सबसे कम गर्म होता है। यहाँ हम मोमबत्ती के बिना जले मोम के वाष्प को पा सकते हैं। बिना जली मोमबत्ती के मोम के वाष्प को हम यहाँ पर पा सकते हैं, यानी कि अनबर्न्ड वेपर्स जो होते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं बच्चों। ठीक, तो आपको ये जो 3 पॉइंट है ये ध्यान रखने, तीनों पॉइंटों में 3-3 पॉइंट है ना। ये पहला पॉइंट ये है, इसके 3 पॉइंट है कि नीला रंग का होता है, ज्वाला का सबसे कम गर्म सबसे गर्म हिस्सा होता है और यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। वहीं आपको सेकंड पॉइंट ये जो मध्य क्षेत्र है इसके भी 3 पॉइंट है कि पीले रंग का है, मध्यम गर्म होता है और आंशिक दहन यहाँ पर होता है बच्चों। थर्ड पार्ट ये क्या, सबसे भीतरी क्षेत्र है, काले रंग का होता है, सबसे कम गर्म होता है और मोमबत्ती के बिना जले मोम के वाष्प को आप यहाँ पर पा सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए, 3-3 अगर आप पॉइंट्स बना करके लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला, मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम जलाने पर वाष्प बन जाते हैं, ठीक, लेकिन लकड़ी का कोयला जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता और ना ही वाष्प बनाता है। ठीक, जैसे सोना और चांदी पिघलने के लिए सुनार लौ के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक क्यों मारते हैं, क्यों मारते होंगे फूंक। अगर सोना और चांदी पिघलाने के लिए आपने देखा होगा कभी, ठीक है, जो सुनार होते हैं वो सबसे बाहरी क्षेत्र में क्या करते हैं, फूंक मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि ज्वाला का सबसे बाहरी क्षेत्र उसका सबसे गर्म हिस्सा होता है। सोने और चांदी का गलनांक अधिक होता है और इसीलिए सुनार सोने और चांदी को जल्दी पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में फूंक मारते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या होता है, गर्म हिस्सा होता है, इसीलिए वहां उसमें फूंक मारी जाती है। ठीक है बच्चों, चलो तो ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था आपके लिए, तो ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लो एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और यहाँ पर ये जो नोट पॉइंट है ये आप नोट कर लेना बिल्कुल कि मिट्टी का तेल और पिघला हुआ मोम जलाने पर वाष्प बन जाते हैं, लेकिन लकड़ी का कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता और ना ही वाष्प बनाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है कि ईंधन क्या है। ईंधन वह पदार्थ है जो हमें ऊष्मा देते हैं, जिनका उपयोग हम घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं, जैसे लकड़ी, मिट्टी का तेल और पेट्रोल। क्या है, जो हमें क्या देते हैं, ऊष्मा देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने कहा ईंधन कौन कौन से हैं हमारे पास, जैसे लकड़ी है, ठीक है, पेट्रोल है, कोयला है, बाकी जो हमारे सीएनजी, एलपीजी, ये सारे भी क्या हमारे ईंधन ही हैं। ठीक है, तो इनका उपयोग हम क्या करते हैं, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। ठीक है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, घरेलू उपयोगों के लिए भी और औद्योगिक उपयोगों के लिए भी, यानी कि हाउस होल्ड यूजेस के लिए और जो हमारे इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। चलिए, तो ये था ईंधन के बारे में। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ईंधन के बारे में लिखिए या ईंधन क्या है, तो आपको इस तरीके से डेफिनेशन वहां पर लिखनी है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। चलिए
तो अब आगे बढ़ते हैं, ईंधन के प्रकार क्या क्या है। अब ईंधन के क्या क्या प्रकार है। अब जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लकड़ी है, पेट्रोल है, कोयला है, साथ में हमने एलपीजी और सीएनजी की बात की थी। अब लकड़ी तो ठोस है, ठीक, जबकि पेट्रोल क्या एक द्रव है, तरल है, ठीक। अगर हम एलपीजी और सीएनजी की बात करें, ये तो क्या है, सारे गैस हैं। यानी कि ईंधन क्या होते हैं हमारे पास, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ठोस ईंधन, एक होते हैं तरल ईंधन या हम द्रव ईंधन कहें, एक होते हैं गैसीय ईंधन, ठीक। सिंपल, हमने ईंधन के बारे में जान लिया, ईंधन क्या होते हैं, थोड़ा बहुत हमें ईंधन के बारे में पता भी था। अब ईंधन के प्रकार के बारे में भी हमने जान लिया कि तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ठोस ईंधन दहनशील पदार्थ होते हैं जो कमरे के तापमान पर ठोस रहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोयला, कपूर, लकड़ी या लकड़ी का कोयला, ये सारे ही क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं, ठीक। अब तरल ईंधन वाष्पशील तरल पदार्थ जो दहनशील वाष्प उत्पन्न करते हैं, उन्हें तरल ईंधन कहा जाता है। ये हमारे वाहनों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ईंधन होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारे क्या होते हैं, हमारे तरल ईंधन होते हैं। अब गैसीय ईंधन की बात करें, दहनशील गैसों या दहनशील गैसों के लिए मिश्रण को गैसीय ईंधन कहा जाता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि सीएनजी या एलपीजी, इसके अलावा प्रोपेन, बायोगैस, ये सारे ही क्या है, हमारे गैसीय ईंधन है, जो क्या है, दहनशील गैसों या दहनशील गैसों के मिश्रण से, जो क्या है, दहनशील गैस और दहनशील गैसों के मिश्रण को क्या कहा जाता है, गैसीय ईंधन कहा जाता है। उपयोग जैसे कि हमारे सीएनजी है, एलपीजी है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, बायोगैस है, ठीक है। तो ये सारे ही क्या है, हमारे दहनशील ईंधन है बच्चों, गैसीय ईंधन है। तो ये तीनों आप पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक। ठोस ईंधन क्या होते हैं और कौन से होते हैं, तरल ईंधन क्या होते हैं और कौन से होते हैं, गैसीय ईंधन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठोस ईंधन जैसे कि कोयला, कपूर, लकड़ी, तरल ईंधन जैसे कि केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, गैसीय ईंधन जैसे कि सीएनजी है, एलपीजी है, बायोगैस है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने ज्योति के बारे में पढ़ा, ठीक, यानी कि ज्वाला के बारे में पढ़ा कि ज्वाला क्या होती है, ठीक है। कैसे हम जो है, हमने मोमबत्ती के उस डायग्राम में कैसे हमने विभाजित किया कि कौन सा भाग गर्म होता है, कौन सा सबसे कम गर्म होता है, कौन सा मध्य गर्म होता है। फिर हमने ईंधन के बारे में पढ़ा। अब बात आती है ईंधन दक्षता की, कि ईंधन दक्षता क्या होती है। किसी ईंधन की ईंधन दक्षता उसके कैलोरी मान पर निर्भर करती है, यानी कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू पर निर्भर करती है। किसी ईंधन का कैलोरी मान एक यानी 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है, यानी कि जब 1 किलोग्राम ईंधन को कंप्लीट कंबशन करते हैं, यानी कि पूर्ण तरह से जलाते हैं, उससे उत्पन्न जो ऊष्मा की मात्रा होती है, उस पर जो है हमारा ये निर्भर करता है। इसी को क्या कहा जाता है, ईंधन दक्षता कहा जाता है। ईंधन के कैलोरी मान को मापने के लिए केजी, केजे पर केजी को हम यूज करते हैं। इस्तेमाल की जाने वाली इकाई है किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि सिंपली किलो जूल पर केजी, ठीक है। सिंपली वही यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि जो ईंधन दक्षता है उसे केजी, किलो जूल पर केजी से हम क्या करते हैं, नापते हैं। और दूसरी चीज, 1 किलोग्राम ईंधन को पूर्ण दहन करके कितनी ऊष्मा उससे निकलती है, वो किस पर निर्भर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, ईंधन दक्षता
कहा जाता है। ईंधन दक्षता को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। अच्छे से डिटेल में ईंधन दक्षता के बारे में हम वहां पर पढ़ेंगे। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।